Welcome to Virtual Learning Network. Multinational and their roles. This is session 4 for multinational corporations in developing countries. Topics to be covered under this includes features of developing countries, role of MNCs in developing countries, top 10 non-financial developing MNCs, characteristics or features of MNCs in developing countries, problems of MNCs in developing countries, MNCs in India, importance of foreign capital in Indian economy, Government of India and MNCs, and last but not the least, FARA Act 1973, that is Foreign Exchange Regulation Act 1973. Now I'll start with features of developing countries. Developing countries की क्या फीचर है? बेसिकली जो हमारी इकोनॉमी होती है वो थ्री तरह से डिवाइड हो जाती है 3 कंट्रीज में: अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, developing countries and developed countries. So developing countries is second one, which is still in the phase of development, जो अभी भी डेवलप करने के प्रोग्रेस में हैं. और डेवलप्ड कंट्रीज वो होती हैं जो पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम लेवल, इन एवरी एस्पेक्ट. और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो डेवलप्ड ही नहीं हो पा रही हैं और ना ही वो डेवलप हो रही हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. फर्स्ट वन इज लो इनकम. बहुत सारी इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जिनकी जो ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा जो है वो बहुत ही लो है. वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 1999 में 61 इकोनॉमीज ऐसी थी जो लो इनकम इकोनॉमीज थी, जिनकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दैट इज जीएनपी पर कैपिटा जो थी वो $755 से भी कम थी. फिर 15 कंट्रीज ऐसी थी जिनकी जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा $250 से भी कम था. नेक्स्ट इज प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर. जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनका फीचर होता है कि वो उनको प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है. प्राइमरी सेक्टर में हमारा इंक्लूड होता है एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, डेयरिंग, हॉर्टिकल्चर. तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहाँ स्टिल यही सेक्टर डोमिनेट करता है: फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, डेयरिंग, हॉर्टिकल्चर. वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है या तो फिर बहुत कम होता है. दिस इज ऑल अबाउट प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर. उनकी जो मेन ऑक्यूपेशन होती है डेवलपिंग कंट्री की वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज. जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा तो कम होती है, उसके अलावा वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है. डेवलपिंग कंट्रीज में रिच जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेजी से रिच बनते जाते हैं और जो पुअर होते हैं वो और उतनी तेजी से पुअर बनते जाते हैं. रिच आर बिकम more richer and poorer have become more poorer and more poorer. Income inequalities are far great in developing economies than in developed countries. हालांकि डेवलप्ड कंट्रीज में इनकम इनक्वालिटी होती ही नहीं है. वहाँ पे हर इंडिविजुअल की इनकम उसकी ऑक्यूपेशन के हिसाब से होती है और वो इक्वल होती है. नेक्स्ट फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज पॉपुलेशन प्रॉब्लम. पॉपुलेशन प्रॉब्लम
डेवलपिंग कंट्री में ही होता है, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, और जो डेवलप कंट्री होती है वहाँ की पॉपुलेशन रेट जो होता है वो स्टेबल होता है। सो द डेवलपिंग कंट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहाँ पॉपुलेशन की प्रॉब्लम होती है, नॉट ओनली इन दी साइज ऑफ पॉपुलेशन वेरी हाई, सिर्फ उनका साइज में ही, पॉपुलेशन का जो साइज होता है उसमें ही प्रॉब्लम नहीं होती है, उनका जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही होती है डेवलपिंग कंट्रीज में, वो भी बहुत तेजी से बढ़ता है। इनफैक्ट इट इज सेड दैट रैपिड इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दीज कंट्रीज, और जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है वो कम होती है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कितनी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है, कितनी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन एजुकेटेड है, दे हैव, कितने लोगों की इनकम हाई है, कितने लोगों की बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो रही हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटी पॉपुलेशन। नाउ द इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन फॉर दीज कंट्रीज हैज क्रिएटेड मेनी प्रॉब्लम्स। जो पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्रीज में बढ़ रही है उसने बहुत तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी कर रखी हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में, सोशल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, हर तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। नेक्स्ट फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज कैपिटल डेफिशिएंसी। जो डेवलपिंग कंट्री होती है वहां कैपिटल कम होती है और लेबर ज्यादा होती है। दिस इज द फीचर, ये फीचर है डेवलपिंग कंट्री का। इन द अंडरडेवलप्ड कंट्रीज देयर इज द dearth of capital. Capital deficiency is due to low level of savings, which among other reasons is due to low level of savings, which among other reasons is due to low level of income. कैपिटल डेफिशिएंसी इसलिए होती है डेवलपिंग कंट्री में क्योंकि उनकी इनकम जो होती है वो ही कम होती है। अगर उनकी इनकम ही कम है, पॉपुलेशन की, इंडिविजुअल्स की इनकम ही कम है, तो उनकी सेविंग्स भी ऑब्वियसली कम है, एंड अल्टीमेटली जो कैपिटल है वो भी कम है। सो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी लो इन दीज कंट्रीज। कैपिटल जो फॉर्म होता है कंट्री में सेविंग और इन्वेस्टमेंट से ही होता है, पर अगर किसी कंट्री में जो इनकम रेट है वो ही कम है तो उनकी सेविंग्स भी कम होंगी और अल्टीमेटली उनकी जो कैपिटल फॉर्मेशन रेट है वो भी कम होगा। नेक्स्ट फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। टेक्नोलॉजी में भी डेवलपिंग कंट्री बहुत पीछे होती है। इफ वी कंपेयर इंडिया विद चाइना, इंडिया इज फार अवे फ्रॉम चाइना विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी। चाइना बहुत आगे बढ़ चुका है टेक्नोलॉजी के मामले में, यूएस बहुत आगे बढ़ चुका है, पर इंडिया ने अभी इतनी प्रोग्रेस नहीं की है। सो टेक्नोलॉजी हैज नॉट मेड द प्रोग्रेस इन दी डेवलपिंग कंट्रीज। द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर क्वाइट आउटडेटेड। जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो आउटडेटेड होते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है वो भी कम होती है। और टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस ही रीजन है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का। नेक्स्ट फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। डेवलपिंग कंट्रीज में हम देखते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अनएम्प्लॉयमेंट भी और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी। अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स किसी को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब देनी है, उसकी जॉब प्रोफाइल मैच ही नहीं कर रही है। आप फॉर एग्जाम्पल एक एमसीए का स्टूडेंट जस्ट बिकॉज ऑफ नो जॉब अपॉर्चुनिटीज और लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज, उसकी जॉब प्रोफाइल जो उसको मिला है मैच नहीं कर रहा है। ही हैज गॉट अ सेल्स जॉब, वो सेल्स और मार्केटिंग में जॉब कर रहा है। सो दैट एमसीए गाय इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। एंड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स पर्सन आर एजुकेटेड बट दे आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। We also see that the existence of disguised unemployment, especially in the agriculture sector. Disguised unemployment होती है कि जो स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है, जहाँ पे कुछ मंथ तो फार्मर्स के पास काम होता है पर कुछ मंथ्स नहीं होता है।
जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन क्रॉप्स की वजह से। कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही जिनकी हार्वेस्टिंग, जिनकी फार्मिंग होती है। तो वहाँ पे फार्मर्स में, एग्रीकल्चर में हम देखते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में कि फार्मर्स जो हैं वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहे हैं। Inadequate economic development is also one of the causes of unemployment in the developing countries. Next feature of developing country is underutilization of resources. जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं वो रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज नहीं कर पाती हैं, ना वही वो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करती हैं। Though the developing countries possess abundant resources, these resources are lying idle. They are either underutilized or unutilized or even misutilized. डेवलपिंग कंट्री के पास इतना सारा रिसोर्सेज होने के बावजूद भी रिसोर्सेज यूज में नहीं है, या तो फिर वो ढंग से यूज नहीं हो रहे हैं और या तो फिर वो मिसयूज हो रहे हैं। नेक्स्ट फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज डुअलिज्म। डेवलपिंग कंट्री का एक फीचर होता है कि वो डुअल इकोनॉमिक्स को फॉलो करता है। लाइक वी कैन फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सेक्टर्स साइड बाय साइड। मॉडर्न सेक्टर भी ऑपरेट हो रहा है, ट्रेडिशनल सेक्टर भी ऑपरेट हो रहा है एक कंट्री में और एक सेम सिटी में। वी हैव टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म, सोशल डुअलिज्म एंड फाइनेंशियल डुअलिज्म। नाउ नेक्स्ट एडवांटेज of developing countries, lack of infrastructure. इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, पावर, वाटर सप्लाई, ये भी बहुत इनएडुकेट होता है। एंड ऑब्वियसली दिस inadequacy of infrastructure is also responsible for the backwardness of these economies. Next feature of developing country is lack of enterprise. Due to various economic and social factors, there is a lack of enterprise in the less developed or developing countries. और जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जो डेयरिंग ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो भी नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, फॉरेन ट्रेड ओरिएंटेशन। डेवलपिंग कंट्रीज रिलाई वेरी मच ऑन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज, इन द सेंस दैट देयर प्रोपोर्शंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर मच हायर देन दोज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। एक्सपोर्ट्स ऑफ दीज कंट्रीज में कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज रोल ऑफ MNC in developing countries. Now the case of MNC corporations in the developing countries stems from the importance of foreign capital in accelerating the pace of economic development. The first role of MNC in developing countries is sustaining a higher level of investment. जो MNCs होती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होता है, वो डेवलपिंग कंट्री का जो इन्वेस्टमेंट रेट होता है उसको इंक्रीज करता है, उसका लेवल और भी हाई करता है। Since the less developed countries want to industrialize themselves within a shorter period of time, it becomes necessary to raise the level of investment substantially. This in turn requires saving. However, the actual level of savings in many of the less developed countries is less than 10%. Next we have is technological gap. जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती है, तो जो टेक्नोलॉजिकल गैप होता है डेवलपिंग कंट्रीज में MNC उसको भी फुलफिल करता है, उसको भी एलिमिनेट करता है। सो द डेवलपिंग कंट्रीज हैव अ वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। दे पोजेस अ स्ट्रॉन्ग अर्ज फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन टू डेवलप द इकोनॉमीज and to wriggle out the low level equilibrium trap in which they are caught.
Technical assistance helps in developing economies in filling up the technological gap through three ways. टेक्नोलॉजिकल जो गैप होता है वो एमएनसी एलिमिनेट करता है और फिल करता है तीन तरीकों से। पहला है वो एक्सपर्ट की सर्विसेज लेगा, दूसरा है जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो पर्सनल होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ताकि उनकी स्किल्स इंप्रूव हो सके और भी एफिशिएंट बन सकें, और तीसरा है वो और भी ज़्यादा एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस खोलता है, डेवलप करता है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट करता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एमएनसीज इन डेवलपिंग कंट्रीज, देयर रोल इज exploitation of natural resources. It is a common characteristic of the less developed countries that though they have abundant natural resources, these resources are either unutilized, underutilized or misutilized. डेवलप्ड कंट्रीज जो होते हैं, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, उनके पास रिसोर्सेज तो है, अबंडेंट क्वांटिटी में है, पर वो उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रही हैं ढंग से, या फिर उनको मिस यूटिलाइज कर रही हैं, या तो उनको यूटिलाइज ही नहीं कर रही हैं। तो एमएनसीज जो होती हैं वो हेल्प करती हैं उन कंट्रीज को ताकि वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से और एफिशिएंट तरीके से यूज कर सकें। द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस will go a long way in utilizing the idle resources. The multinational corporations provide the required technical skill and expertise to exploit the natural resources. वो टेक्निकल स्किल प्रोवाइड करती हैं और एक्सपर्ट्स को प्रोवाइड करती हैं ताकि उनके रिसोर्सेज अच्छी तरह से यूज हो जाएं, स्पेशली इन द केस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट रोल ऑफ एमएनसी इज अंडरटेकिंग द इनिशियल रिस्क। Many developing countries suffer from acute scarcity of private entrepreneurs. This creates obstacles in the programs of industrialization. Once the program of industrialization gets started, domestic industrial activity starts picking up more and more of the host country enter the industrial field. जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं वहाँ एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो रिस्क टेकर्स होते हैं, जो इनोवेटर्स होते हैं, जो बिजनेस लेकर आते हैं इकोनॉमी में। तो एमएनसीज एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करती हैं। नेक्स्ट रोल इज डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो बेसिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जैसे पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इन सबको डेवलप करती हैं। डोमेस्टिक कैपिटल ऑफ दीज कंट्रीज इज इनएडिक्वेट टू बिल्ड अप द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन देयर ओन। नेक्स्ट रोल इज फॉरेन एक्सचेंज गैप। जो फॉरेन एक्सचेंज गैप होता है उसको भी मल्टीनेशनल कंपनी फुलफिल करती हैं, वो गैप को फिल करती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जहाँ डेफिशिएट होता है उनको भी बैलेंस करती हैं। सो द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नीड मच लार्जर इंपोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, स्पेयर्स, components, then they can possibly export. As a result, the balance of payment generally turns adverse. This creates a gap between the earnings and expenditure of foreign exchange. और ये गैप फिल होता है फॉरेन कैपिटल से। सो मल्टीनेशनल कंपनीज फॉरेन कैपिटल को लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम। जो लेवल ऑफ इनकम होता है डेवलपिंग कंट्रीज में वो बहुत लो होता है, जिससे उनकी सेविंग्स भी लो होती हैं। पर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो लेवल ऑफ इनकम होता है उसको बढ़ाती है और अल्टीमेटली वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ाती है। नेक्स्ट इज इट प्रमोट प्रोफेशनलिज्म। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाती हैं कंपनी में, होस्ट कंट्रीज में भी। नेक्स्ट इज रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। जो
डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं करती हैं या R&D इतना यूज नहीं कर पाती हैं, उनके पास इतने मेजर्स नहीं होते हैं, तो वो इंपोर्ट करती हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जब किसी भी कंट्रीज में एंटर करता है तो वहाँ पे जो इंपोर्ट की क्वांटिटी होती है उसको कम करता है। सो एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज मेक देयर मार्केट more competitive and this reduces dependence on imports. Next role is markets become more competitive. Multinational companies जब किसी कंट्री में आ जाती हैं तो जो मार्केट होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाती है और अल्टीमेटली ये मोनोपलीज को हटाती है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट। मल्टीनेशनल कंपनीज पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में होस्ट कंट्री पे। मल्टीनेशनल कंपनीज आर आल्सो एजेंट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड रैपिड ग्रोथ। नेक्स्ट इज एक्सचेंज कल्चरल वैल्यूज। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ब्रिंग न्यू आइडियाज एंड इट हेल्प्स इन exchange of cultural values. This will go a long way in reducing the magnitude of social backwardness in the developing countries. Next, role of MNC in developing country is positive attitude and efforts. MNC अपने positive attitude और efforts से social welfare institutions को establish करती हैं, health facility लेकर आती हैं developing country में। Now, for example, according to World Investment Report 1992, MNC का जो growth of expansion था वो 34% था। In the 1990, foreign direct investment flows to the developing country increased by $32 billion, and over 60% of this was attracted by Asian region. Now we have certain top 10 non-financial developing MNCs. These are Daewoo, that belongs from Korea; Petrolos Venezuela, that belongs from Venezuela; Jardine M, that belongs from Hong Kong; First Pacific, Hong Kong; Cimex, Mexico; Hutchinson, Hong Kong; Sappi Limited, South Africa; China State Construction, China; China Chemicals, China; LG Electronics, Republic of Korea. Now there are certain characteristics of MNCs in developing countries. They are their important share of the overall economy, their dominant position in key industries, the predominance of oligopolistic firms, mean that foreign firms are in position to make decisions which have an important impact on the level and direction of development of the host country. Now next we have problems of MNC in developing country. First problem is transfer of inappropriate technology. MNC जब ऑपरेट करता है होम कंट्री से होस्ट कंट्री में, तो होम कंट्री से होस्ट कंट्री में वो टेक्नोलॉजी सही नहीं भेजता है, वो सही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है जो वहाँ के लोकल पीपल या लोकल पर्सनल को जरूरत है। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका हैव ऑलरेडी सेट इन मोशन a process of growth along the classical path of capitalist development. Their growth exercise is very much similar to the process of industrialization in the West, particularly in terms of output, mechanical technology and human skills. Now next is inadequate employment creation. ऐसे होता तो है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, पर कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से क्रिएट नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव नेचर. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी इज ऑपरेटिंग इन अ डेवलपिंग कंट्री वेयर
लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज ऑप्टेड, वहाँ के लेबर्स आर बीइंग शिफ्टेड टू सम अदर कंट्री विच इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, जहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो वो उनको तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं सकती है, बिकॉज दे आर फेमिलियर विद द लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड वाइस वर्सा. Because of the capital intensive nature of the technology, the employment effect of the operations of the multinationals in the host country is negligible. Moreover, such technology transfer is likely to increase income and wealth inequalities. For example, an MNC corporation sets up a unit, a branch, a subsidiary in developing country. It concentrates employing a small, semi-skilled, highly skilled labor force of that country. These people are offered high wages, but which are higher than the incomes of the unskilled domestic labor force. Thus, technology transfer through direct participation of the MNCs fails to increase employment opportunities in the developing countries on the one hand and promote inequalities of income and wealth on the other. Now, next problem of MNC is industrial construction. The penetration of multinational in the less developed countries leads to higher concentration in the long run due to the following of major reasons, like competitive strength of the MNC. वो फोर्स करती हैं लोकल फर्म्स को बिजनेस में जाने के लिए. दिस सिंपली बी ड्यू टू द फैक्ट दैट मार्केट फोर्सेस रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द मार्जिनल सप्लायर्स and encourage them to leave the industry. Second, MNC may buy out its local rivals through acquisition. MNC उसके जो लोकल राइवल्स हैं, लोकल कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको बाय आउट कर ले एक्विजिशन के प्रोसेस से, और जिससे क्या होता है, बैड इफेक्ट आता है कंपटीशन में, इंडस्ट्री में. नेक्स्ट इज द कंडक्ट ऑफ फॉरेन फर्म्स में हैव एन इनडायरेक्ट effect on the concentration of simulating defensive amalgamation among local firms. Next problem of MNC in developing country is problem of capital flows and balance of payment. It has adverse effects on the balance of payment of the underdeveloped countries. The developing countries are often required to pay high direct cost for the technology transfer in the form of profits, royalties, fees and the like. For example, in India, the remittance of profits by many MNCs have been substantial and many more times than their total investment in India. Now next is restrictive practices. MNCs impose a number of restrictions their technology transfer agreements with the developing countries. One of the most common restrictive clauses in contracts of the technology transfer is that export prohibition. Now next problem of MNC in developing country is bias in favors of MNCs. This bias is reflected at 4 different levels. Institutional arrangements, which has a negative effect for the interest of the developing country. This category refers to the institutions such as international parent system and special lobbying groups created by the MNCs. Second is international mechanism, which facilitate existing relations of the MNCs with host governments. It includes international insurance schemes to cover the properties of foreign investors in the developing countries. Next is international efforts with limited effects in favor of developing countries' interest. It includes the preparation of codes of conduct or rules of behavior for the operations of MNCs. And last level is missing international requirements and efforts. Hence, there is a absence of international agreed provisions for the disclosure of information and accountability with respect to the activities of the MNC.
Next problem is bargaining with host governments. Now, in setting the bargaining and drawing up a contract between an MNC and the host country, a large number of items may be for negotiation, जैसे कि income tax, sales tax concession, tariff, non-tariff for the production, specific allowances against tax liability हो गई, credit policies हो गई, royalty payments हो गया, duty drawbacks हो गया, content of local inputs, profit and capital repatriation, कि कितना प्रॉफिट, कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होम कंट्री में सेंड होगा, कितना ही रिटेन कर लिया जाएगा होस्ट कंट्री में. सो दीज ऑल फैक्टर्स. नाउ नेक्स्ट threat of MNC in developing countries is threat to national sovereignty. The developing countries' national sovereignty will be at stake because of excess technological dependence. Technological dependence of the developing countries give the MNCs the power to dictate terms to the host country. As the technological dependence of the developing country increases on the MNCs, the ability of the latter to dictate economic and political terms to the former also increases. Next problem is political problems. MNC कुछ political problems create करती है, just वो bribes देती है, ठीक है, political influence secure करने के लिए, human rights की respect नहीं करती है, terrorist को protection money देती है और सपोर्ट करती है रिप्रेसिव रिजाइम्स को. नेक्स्ट इज कल्चरल प्रॉब्लम्स. कुछ कल्चरल प्रॉब्लम्स होते हैं जो एमएनसी लेकर आते हैं, तो इट्स ऑल्सो एन डिसएडवांटेज. नाउ एमएनसीज इन इंडिया. MNCs in India, you can see that India was the earliest victim of MNCs and had the worst experience. इंडिया को MNC का एक्सपीरियंस बहुत पहले हो गया था और वो एक्सपीरियंस बहुत इतना अच्छा नहीं था. जैसे कि यूएस और चाइना में जितना एक्सपीरियंस था उस हिसाब से इंडिया का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था with respect to multinationals. A large number of dominant foreign corporations operated in India. They operated in diverse fields like tobacco, pharmaceuticals, beverages, petrochemicals, and thus what happened, since the advanced countries had developed technology, the import of foreign capital and technology became essential for India to attain the takeoff of this stage. However, multinationals do not appear to have been strong enough to exercise a dominant influence on Indian politics. The high concentration of foreign units in India is the manufacturing sector. At the end of March 1998, there were 871 foreign companies in India. इंडिया में 98 के एंड में 871 foreign companies थी. And there are certain rules, that is, there are companies which have been permitted to retain foreign equity at 51% or more. Example, alkali companies. Next is importance of foreign capital in the Indian economy. फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन रिसोर्सेज. ये रिसोर्सेज इंक्रीज करती हैं. रिसोर्सेज अदर इन टर्म्स ऑफ मैन, मशीनरी, मटीरियल और मनी. सेकेंड इज इंपोर्ट ऑफ डेवलपमेंट गुड्स. ये डेवलप्ड गुड्स को प्रमोट करती हैं. थर्ड इज ओवरकमिंग लिमिटेशंस. जितनी भी लिमिटेशंस होती हैं उसको ओवरकम करती हैं. नेक्स्ट इज मीटिंग प्राइजेस एंड पेमेंट डिफिकल्टीज. और प्राइजेस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टाइम जितनी भी प्राइजेस और पेमेंट में दिक्कतें आ रही हैं, डिफिकल्टीज आ रही हैं, उनको भी ये मीट करती हैं. नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दी एमएनसी. नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सर्टेन एजेंसीज टू कंट्रोल एमएनसी. दीज एजेंसीज इंक्लूड नंबर 1 द रिजर्व बैंक ऑफ कंपनीज अफेयर, the Ministry of Companies Affairs, the Ministry of Industrial Development, and last the Ministry of Finance. So these all agencies has the responsibility, इनकी ही responsibility होती है कि जितनी भी activities हैं MNCs की उनको ये control करें. Next is
FERA Act 1973, that is Foreign Exchange Regulation Act 1973. It was passed on the operation of foreign companies. जब foreign companies, multinational companies दूसरी कंट्रीज में भी ऑपरेट करने लगी अपार्ट फ्रॉम देयर होम कंट्री, तब फेरा एक्ट पास किया गया था और ये फोर्स में आया जनवरी 1, 1974 में। इसका एक प्रिंसिपल रोल था कि जितनी भी फॉरेन कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं वो अपने आप को कन्वर्ट कर लें इंडियन कंपनीज में और 60% उनका इक्विटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज companies were allowed to retain foreign equity holdings above 40% and up to 74% on the condition that they were engaged in। FERA एक्ट ने कहा कि जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया में सेटअप हुई हैं वो अपने आप को इंडियन कंपनीज में कन्वर्ट कर लें और विद एटलीस्ट 60% ऑफ लोकल इक्विटी पार्टिसिपेशन, पर उनकी होल्डिंग्स 40% से और 74% तक भी हो सकती थी ऑन द कंडीशन कि कुछ रूल्स थी, कुछ कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं, जैसे कि वो कोर इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, वो प्रीडोमिनेटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन होना चाहिए और उनकी एक्टिविटीज को सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी ही यूज कर रही हैं और वो टी प्लांटेशन एक्टिविटीज हैं, तब भी वो 40% या उस अप टू 74% फॉरेन इक्विटी होल्डिंग्स रिटेन कर सकती हैं। नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, do it yourself. First is discuss the characteristic features of the developing countries. Next is discuss the problems of MNC in developing countries. That's all for today's session. Thank you.